नमस्कार एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका एनसीईआरटी टू यूपीएससी सीरीज़ में। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ज़रूरत है क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ने की, बट यही एनसीईआरटी आप लोगों की फाउंडेशन बनाती है यूपीएससी एग्जाम के लिए। फॉर एग्जांपल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब हम लोगों को यहाँ पे जानना ज़रूरी है। अगर आप डेमोक्रेसी समझ गए तो फिर बहुत आसानी से आप पार्लियामेंट, सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस और पॉलिटी के बहुत सारे सिलेबस के कॉन्सेप्ट ईजिली समझ जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये तो सिर्फ एक बुकिश डेफिनेशन हो गई जो अब्राहम लिंकन ने दी थी, बट यूपीएससी एग्जाम के लिए सिर्फ ये डेफिनेशन काम नहीं है, बल्कि इसके एलिमेंट्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एलिमेंट्स जानना। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन करना नहीं होता है। मतलब मान लीजिए आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी है, बट वहाँ की मीडिया को बोलने की आज़ादी नहीं है, जुडिशरी पर प्रेशर है, लोगों को अपनी बात रखने का राइट्स नहीं है, तो क्या हम लोग उस देश को डेमोक्रेटिक कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो आइए समझते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है पीपल्स पार्टिसिपेशन। इलेक्शन में सिर्फ वोट देना ही डेमोक्रेसी नहीं कहलाता, बल्कि वहाँ के पर्टिकुलर सिटीजन्स को राइट हो आरटीआई का, वोटिंग का, ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करने का, अपने व्यूज़ को सामने प्रेजेंट करने का, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने का, तब हम लोग उसको बोलते हैं पीपल्स पार्टिसिपेशन। और किसी भी डेमोक्रेसी में उसकी कंट्री के लोगों का हिस्सा लेना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब पीपल्स पार्टिसिपेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। सेकंड पॉइंट आता है नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में डाइवर्स सिटीजन्स होते हैं, डाइवर्स नेचर के लोग होते हैं, लैंग्वेज होती है, उनका पर्टिकुलर कल्चर होता है, उनका रिलीजन होता है, जिसकी वजह से डिसएग्रीमेंट्स होना बहुत आसान है। तो इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सारे लॉज लाती है, पॉलिसीज लाती है, जुडिशरी होती है, जिसकी वजह से लोगों में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो पाए। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका और तमिलनाडु में कावेरी रिवर डिस्प्यूट बहुत लंबे से चल रहा है, तो इस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे लॉज और पॉलिसीज लाई जाती हैं। फिर आता है पार्ट 4, इक्वालिटी। हर सिटीजन्स के बीच में इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है। मतलब कि चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कैग हो, चाहे नॉर्मल सिटीजन हो, चाहे कोई भी हो या कोई ऑर्डिनरी सिटीजन हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सब लोग इक्वल है। ये इंश्योर करता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। द पॉइंट जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है कि किसी भी दो इंडिविजुअल को बेस्ड ऑन देयर सर्कमस्टांसेस उन लोगों को हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है टू एंश्योर द फेयरनेस। इक्वालिटी बात करता है जहाँ पे यूनिफॉर्मिटी की, वहीं पे जस्टिस बात करता है फेयरनेस की। मतलब कि अगर किसी दो इंडिविजुअल की सर्कमस्टांसेस सेम नहीं, मतलब ए यहाँ पे है और बी जो है यहाँ पे है, तो सरकार हेल्प कर सकती है बी को यहाँ से यहाँ पे पहुँचाने के लिए, एंड इट विल नॉट बी अगेंस्ट द इक्वालिटी। तो इसी जस्टिस को इंश्योर करने के लिए प्रियम्बल में सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। इसी जस्टिस को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आती है, लॉस लेके आती है, स्कीम्स इंप्लीमेंट करती है। फिर आता है पार्ट 6, अकाउंटेबिलिटी। मतलब कि अगर गवर्नमेंट गलती करे तो फिर कौन क्वेश्चन करेगा? यहीं पे आता है पार्लियामेंट का रोल, जुडिशरी का रोल, आरटीआई का, कैग का, और सबसे इम्पोर्टेंट सिटीजन ऑफ इंडिया का। अगर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करेगी तो लोग फिर अगले इलेक्शन में उसको बदल सकते हैं। दैट्स हाउ डेमोक्रेसी मेंटेन्स द अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो। अब आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि नो वन इज अबव द लॉ। मतलब कि चाहे सिटीजन हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी पावरफुल पर्सन हो, एवरीवन इज सबऑर्डिनेट टू द रूल ऑफ लॉ। इसी प्रिंसिपल की वजह से डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप नहीं कहलाती। एनसीईआरटी इस चैप्टर में साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल देती है जहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम था। मतलब कि ब्लैक्स एंड वाइट्स में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था बेस्ड ऑन देयर रेस। इसी सिस्टम को हटा के वहाँ पे डेमोक्रेसी आई और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और सबको इक्वल वोटिंग राइट्स मिली और इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी को प्रेफरेंस दी गई। ये एग्जाम्पल बताता है कि डेमोक्रेसी एक पावरफुल टूल बन सकता है सोशल जस्टिस का। डेमोक्रेसी के की एलिमेंट्स देखे तो सबसे पहले आता है रूल ऑफ लॉ, फिर आता है जस्टिस, फिर है इक्वालिटी, फेयर इलेक्शंस और है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। आज हमने सिर्फ एक एनसीईआरटी का चैप्टर नहीं पढ़ा, बल्कि ये जाना कि डेमोक्रेसी अगर इंश्योर करनी है तो वहाँ के सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होना, रूल ऑफ लॉ होना, अकाउंटेबिलिटी होना और सबसे इम्पोर्टेंट इक्वालिटी और जस्टिस होना कितना इम्पोर्टेंट। जय हिंद।